Well, hello everyone. I'm Shugathai here and welcome back to a lecture of Animal Kingdom. तो आज का जो एनिमल किंगडम का पार्ट 1 है उसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि है हमारा जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके पहले तक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं हमारे पास, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इस तक हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वो वीडियोस मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। लिविंग वर्ल्ड मैंने वन शॉट पे कराया है, जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से नीट में 360 में से 360 लाने पे फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये लेक्चर डिजाइंड है उन बच्चों के लिए जो कि जल्दी अपना बायो का सिलेबस जितना तक रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्ट को समझने की, उतना तक ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, उतना तक ही मैंने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए एनिमल किंगडम के पहला लेक्चर शुरू करते हैं। When you look around, आप जब आसपास देखते हैं, you will observe, आप देखेंगे कि different animals with different structures and forms, different तरीके की animals with different structure, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फॉर्म भी डिफरेंट है, वो आपको देखने को मिलेगा। As over a million species of animals have been described till now, अभी तक मिलियन, यानी कि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, है ना? यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का स्पीसीज, प्रजातियां डिस्कवर किया गया है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, मतलब क्लासिफिकेशन का जो नीड है वो इसके लिए, इतना सारा एनिमल्स का स्पीसीज है, अब तो उसको अगर क्लासिफाई ना करे तब ये तो संभव ही नहीं है कि 10 मिलियन को अलग अलग 10 मिलियन कैटेगरी में रखा जाए। तो इसके लिए क्या है, इतना सारा एनिमल्स का स्पीसीज है, इसीलिए उनको क्लासिफाई किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स पे, ताकि समझने में आसानी हो। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन assigning a symptomatic position to newly described species। अभी ये क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि assigning a systematic position to newly described species, मतलब एक न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज को, जो ऐसा स्पीसीज है जो कि अभी अभी पाया गया है और उसको अभी अभी डिस्क्राइब किया गया कि भाई स्पीसीज ऐसा है। ठीक है, और स्पीसीज का जो मतलब कैरेक्टर्स है वो ऐसा है और इसको ये स्पीसीज के अंदर डाल लो। ठीक है, तो उसको एक सिस्टेमेटिक पोजीशन कि अच्छा ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, कौन से सब कैटेगरी के अंदर आएगा, कौन से जीनस के अंदर आएगा, कौन से किंगडम के अंदर आएगा, इसीलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर करके पढ़ते हैं ना। इसीलिए तुम लोगों को पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारा जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells। मतलब सेल्स के अरेंजमेंट के लिए, in spite of differences in structural and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells। मतलब सेल्स के अरेंजमेंट अगर तुम लोग देख लो, बॉडी सिमेट्री देख लो, मतलब बॉडी का सिमेट्री कैसा है, प्रोपोर्शन कैसा है, बीच से काटोगे तो 2 पार्ट पाओगे या फिर कहीं से भी काटोगे तो 2 पार्ट सेम पाओगे। ठीक है, तो यही कहता है बॉडी सिमेट्री, जिसके अंदर रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमेट्री मिलता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ सिलोम का नेचर क्या है, मतलब उनके अंदर जो कैविटी है वो कैसा है। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है,
सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो कौन से पैटर्न में है, पहले डाइजेस्टिव पार्ट है, उसके अगल बगल में सर्कुलेटरी पार्ट है, या फिर उसके नीचे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कैसा है, तो उसको जानने के लिए हम लोगों को पहले उसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म समझना जरूरी है एनिमल्स का, है ना। These features are used as the basis of animal classification and some of them are described here. तो इन्हीं फीचर्स को क्यों यूज किया जाता है एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस के लिए यूज किया जाता है। मतलब एनिमल को क्लास कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे भाई, ये बेसिस पे क्लासिफाई, मतलब ये सब देखेंगे, ये सब कैरेक्टर्स एनिमल में कैसा है, अगर किसी एनिमल में, किसी दो एनिमल में सिमिलर दिखेगा तो उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, अगर किसी दो एनिमल में डिसिमिलर दिखेगा तो दोनों अलग अलग ग्रुप में डाल देंगे। चलो, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, एनिमलिया के अंदर हर मेंबर कैसा है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है। एनिमलिया के अंदर हर मेंबर मल्टीसेलुलर क्यों है सर, इनके अंदर तो यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर तो आपको सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलता है। तो नालायको, अगर तुम लोगों ने मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तो जल्दी से जाके पढ़ के आ जाओ, क्योंकि उसके अंदर मैंने तुम लोगों को प्रोटिस्टा पढ़ाया हुआ है, और उसके अंदर मैंने बताया था कि जितना यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो सारा प्रोटिस्टा के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो एनिमलिया के साथ यूनिसेलुलर यूकैरियोट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये सब एनिमलिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। एनिमलिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट से देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, हर किसी के अंदर सेम पैटर्न ऑफ सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता। सपोज कर लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये घर का मेन दरवाजा है, अभी दरवाजे के अगल बगल से रास्ता है, यहाँ से घास फूस है, ठीक है, और यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। सूरज यहाँ पे रहता है तुम्हारा, और यहाँ पे तुम रहते हो, और यहाँ पे दो खिड़कियां हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा घर है। किसी किसी के घर पे दो खिड़कियां नहीं है, बस एक ही खिड़की है। किसी किसी के घर पे जो रास्ता है वो यहाँ से ना गुजर के, वो यहाँ से ना जाके इस साइड को जाता है। किसी किसी के घर पे ये पेड़ है ही नहीं, ठीक है। किसी किसी के घर पे घास फूस नहीं है, कहीं पे सूरज यहाँ ना उठ के थोड़ी साइड पे उठता है, थोड़ा साइड से देखा जाता है सूरज को। सर सूरज तो एक ही जगह उठता है, अरे नालायक, घर का प्लेसमेंट के अनुसार तो सूरज को देखोगे ना। अगर तुम्हारे दिशा, तुम अगर देखो कि तुम्हारी दिशा से सूरज ये है, और जो आदमी सामने खड़ा है उसके रेस्पेक्ट पे सूरज तो अपोजिट साइड में या फिर साउथ पोर्शन में हुआ ना। अगर तुम यहाँ हो, सूरज यहाँ है, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा हो तो वो कहाँ से देखेगा, सूरज को ऐसे देखेगा ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, ठीक है। समझ में आया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके अंदर जो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल्स जैसे सजा हुआ है, वो पैटर्न अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेशन, मतलब स्पॉन्जेस के अंदर सेल्स कैसे अरेंज होता है, लूज सेल, मतलब एक एक सेल लूजली बाउंडेड है, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं है। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके एक एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अभी ये क्या है, ये मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। पहले का जो एनिमल है, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल है, जो कि हमारा पॉडीफेरा है, तो उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वहां पे टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा,
टिश्यूज की जगह या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स की जगह एक एक सेल ही एक एक ऑर्गन्स का काम करेगा, यानी कि एक एक सेल का डिफरेंट डिफरेंट काम होगा, ठीक है। some division of labor activities occur among the cells, मतलब सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कुछ कुछ सेल्स में देखने को मिलता है, यानी कि कोई कोई सेल्स कुछ कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन के काम करता है, कुछ कुछ सेल्स बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, कुछ कुछ सेल्स बॉडी से वाटर निकालने का काम करेगा, कुछ कुछ सेल्स डाइजेशन का काम करेगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा। इन सिलेंटेरेट्स, मतलब सिलेंटेरेट्स के अंदर, अभी इसका नाम सिलेंटेरेट क्यों पड़ा ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तब बात करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि पोरीफेरा निडारिया, निडारिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लो तुम्हारे अंदर है ना पोरीफेरा, फिर क्या है हमारे अंदर निडारिया, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं सिलेंटेरेटा। अभी निडारिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल मिलता है, ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो सेल जिसमें एक चाबुक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिससे ये लोग शिकार करते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको नीडोब्लास्ट सेल्स के प्रेजेंस के कारण इसको हम लोग निडारिया बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका नाम है सिलेंटेरेटा, लेकिन हम लोग इसको निडारिया बोलते हैं। पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पोर्स इन द बॉडी। पॉरीफेरा का मतलब क्या है, पोर, पॉरीफेरा तो नाम पे आता है ना पोर, तो पोर मतलब क्या, छोटा छोटा सा छेद देखने को मिलेगा तुम बॉडी के अंदर, ठीक है। चलो, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि थोड़ा सा हायर लेवल है ऑर्गेनिज्म का, तो सेल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स। की हाँ भाई, आईफोन 13 से आईफोन 14 का क्या किया, कैमरे में थोड़ा सा चेंज कर दिया और पोर्ट्स में कुछ कुछ चेंज कर दिया, बस अपग्रेड कर दिया, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपग्रेडेशन, की जितना हायर लेवल होगा उतना ही ज्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। Here the cells performing the same function are arranged into tissues, इसका मतलब तुम्हें इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बन गया। अभी ये सब टिश्यू रिप्रोडक्शन के काम कर रहा है, अभी बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बन गया, अभी ये सब टिश्यू डाइजेशन का काम कर रहा है, बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बन गया, ये सब टिश्यू हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का यानी कि एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं जो लोग, जाके देख लो, क्योंकि इस लेक्चर का नोट्स वहीं पे अवेलेबल है। प्लांट किंगडम का नोट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसका नोट्स भी वहां पे डाला हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वो वहां पे जाके तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। चलो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जो लेबर है वो टिश्यूज के अंदर डिवाइड है, ठीक है। चलो, और इसको ये किस में देखने को मिलेगा, सिलेंटेरेटा में, ठीक है। चलो, a still higher level of organization, there is organ level is exhibited by members of platyhelminthes, यानी कि platyhelminthes से शुरू होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तुम्हें प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा, मतलब उनके अंदर ऑर्गन्स देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट काम पे अपना हाथ बटाएंगे। इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब एक एक ऑर्गन क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ कुछ फंक्शन डाइजेशन में है, कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन में है, सॉरी कुछ कुछ फंक्शन रिप्रोडक्शन में, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, हालांकि एक ही ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से ही होता है। इन एनिमल्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलास्क्स, echinoderms and chordates, organs have association to form functional systems. Each system concentrated with specific physiological function. मतलब ये जो तुम लोगों का एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा और कॉर्डेट है, इनके अंदर ऑर्गन्स में भी तुम लोगों को मतलब बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक एसोसिएशन फॉर्म करेगा
जिससे ये लोग अपना फंक्शन शो करेंगे। और ईच सिस्टम मतलब बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोगों का जो एनिलिडा है यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एनिलिडा से हम लोगों को देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा कॉर्डेट तक। This pattern is called organ system level of organization. Okay, organ systems in different groups of animals exhibit various pattern of complexities. मतलब क्योंकि ये लोग बहुत हायर तरीके के ऑर्गेनिज्म है तो कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ेगा। क्यों? देख लो, सपोज एक एग्जांपल, हमारा जो पुराना नोकिया का फोन होता था, जो बटन फोन होता था, ठीक है, नोकिया का जो छोटू सा फोन होता था ना, पुराना वाला, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था? कम होता था। क्या होता था? कम होता था। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल छोटू सा फोन है, लिमिटेड फंक्शन है, कुछ कुछ करने का मौका है, मतलब फोन के अंदर है ना, तो मैसेज भेज सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, ये सब, थोड़ा एक दो गेम भी खेल सकते हो, है ना। तो इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कम है, इसीलिए वो पहले आया था, ओल्ड था। अभी जितना न्यूली लॉन्च्ड है, यानी कि अभी का जो आईफोन हमारा 15 प्रो चल रहा है, या फिर जो शाओमी का, या फिर जो बहुत सारे कंपनी का जो फोन चल रहा है, जो स्मार्टफोन हम जिसको बोलते हैं, आईफोन का बात छोड़ो, जो स्मार्टफोन है ना, जो स्मार्टफोन्स है, तो उनका क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। क्यों? क्यों ज्यादा है? बोलो जल्दी से। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फंक्शन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा फंक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हें बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो हम देखो, जैसे कि तुम जितना हायर क्लास में जा रहे हो, पढ़ाई का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। क्लास 1 का पढ़ाई और नीट का पढ़ाई सेम नहीं है। इसी एग्जांपल से मैंने बोला है। ठीक है, चलो, फॉर एग्जांपल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ए प्लैटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग। प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, उसके अंदर सिंगल ओपनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एट बोथ माउथ एंड एनस। मतलब बॉडी के आउटसाइड में जो माउथ और एनस है, वही एक सिंगल ओपनिंग ही काम करेगा इन दोनों चीजों का। मतलब खाना और हगना एक ही जगह से। ठीक है, समझ में आया? इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, यानी कि दोनों अलग अलग पोर्ट्स प्रेजेंट नहीं है, एक ही पोर्ट से दोनों काम हो रहे हैं, कि जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में, समझ गए ना। तो एक ही ओपनिंग है। कितना ओपनिंग है? एक ओपनिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। दोनों पोर्ट्स कहाँ है यहाँ पे? तो अगर एक पोर्ट प्रेजेंट हो, जिससे ही तुम खाओगे और जिससे ही तुम लोग बाहर निकालोगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलोगे? जब माउथ और एनस दोनों अलग अलग हो, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट, है ना, कंप्लीट। ठीक है, चलो अब देखो, ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम्स का दो टाइप बोला गया है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। एक बात मैं बता दूं, जो भी लोग 11th का 12th का ड्रॉपर हो, यानी कि नीट का जो ड्रॉपर हो, जिन्होंने नीट एक बार दे रखा है, तो कतई ज्यादा होशियारी मत करना। मैं 6 से 7 साल पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पहले से एक सीक्वेंस में पढ़ना सीखो, क्योंकि पूरा सिलेबस तुम्हारा ऐसा ही डिजाइन है कि एक सीक्वेंस में चलते चलते आ रहा है। तुम लोग क्या करते हो? सीक्वेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, इसीलिए तुम लोगों का जो नीट है वो बिगड़ जाता है ना। तुम लोगों का जो नीट है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों ने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम तो पढ़ा ही नहीं,
तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों को खाक पता नहीं है, हम लोग जाके पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा मत करो, पहले अपना चैप्टर पहले से ही आखिर तक जाओ, टाइम में वैसे ही सेम ही लगने वाला है, ठीक है। चलो, इन विच ब्लड इज पम्प्ड, बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तुम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लेते हो। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपना टीचर जो भी बोले, अगर कोई भी टीचर ये बोल रहा है कि भाई मैं बीच से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा पहले से, तो उस टीचर की बात को छोड़ो, क्योंकि जब मैं पढ़ता था और इतने सालों से पढ़ाने के दौरान मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई पहले से शुरू करना ही बेहतर है, तुम्हारा सिलेबस एक सीक्वेंस में ही चलता है, ठीक है। इन विच ब्लड इज पम्प, जैसे तुम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर नहीं पढ़ोगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं समझोगे, उसके ही आखिर में मल्टीसेलुलर के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, इसीलिए टच किया गया है प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। तो इसीलिए पहले से पढ़ना जरूरी है। ओपन टाइप इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेडेड इन इट, मतलब जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है इसके अंदर क्या होता है कि इन विच द ब्लड इज पम्प्ड, मतलब ब्लड पंप करते हैं, आउट ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट के बाहर से ब्लड पंप करता है, एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेडेड इन इट, मतलब ये रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर, और हार्ट डायरेक्टली ब्लड को पंप करेगा और डायरेक्ट पूरा एक कैविटी में, एक ही कैविटी में ब्लड को ऐसे छोड़ देगा कि भाई नहा ले जा। मतलब एक होता है नाले का पानी और शावर का पानी, और दूसरा होता है तालाब का पानी। तुम्हें उठा के मैंने तालाब के पानी में फेंक दिया कि जाओ नहा लो, ठीक है। और एक होता है कि शावर का पानी, भाई अच्छे से बाथरूम के अंदर जाओ, एक सिस्टम के अंदर ही नहाओ, पूरा घर को नहाने का कोई भी जरूरत नहीं है ना, तुम ही नहाओ, घर को मत नहाओ, ठीक है। मतलब घर के अंदर पानी मत फेंको, बाथरूम को ही यूज करो पानी के लिए। वैसे ही होता है क्लोज टाइप में कि तुम्हारा जो वेन्स है और जो आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है, वेनलेट्स है, ये सब यूज्ड होता है कि किसके लिए, ब्लड को ले जाने और लाने के लिए, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाथरूम के अंदर जैसे हम लोग क्या क्लोजली नहाते हैं, बाथरूम को क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में ही पानी फेंकते हैं ना, पूरे घर पे तो पानी फेंकते नहीं। ओपन टाइप में क्या होता है कि पूरे घर पे पानी फेंक दो, या फिर तुम्हें उठा के एक तालाब में मैंने फेंक दिया, एक नदी में फेंक दिया, ओपन टाइप, ओपन सिस्टम है ना। तो क्लोज सिस्टम क्या है, बाथरूम की तरह की छिटकनी लगा दो और जल्दी से नहाना चालू करो, क्योंकि नीट है, अगर 2 घंटे लेके नहाओगे तो बायोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries, ठीक है। तो इसके अंदर आर्टरी, वेन और कैपिलरी, यानी कि एकदम पतला पतला सा ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है इन लोगों का, डिसिमिलर होता है कि आर्टरीज का डायमीटर थोड़ा सा छोटा होगा, वेन्स का डायमीटर थोड़ा सा मोटा हो, मतलब थोड़ा सा पतला होगा, और जो कैपिलरी है वो तो एकदम ही पतले पतले से होंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक, तो ये क्या हो गया, आर्टरी। आर्टरी का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ये बात को याद रखना कि आर्टरी में ब्लड फ्लोज इन ए मोर प्रेशराइज्ड स्टेट, ठीक है। अगर आर्टरी काट दोगे ना तो जल्दी से जल्दी बहुत स्पीड से खून बहेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रेशर से ब्लड जाता है, ठीक है। हम लोगों को पता ही है कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या है कि एक यूनिट एरिया में फोर्स बहुत ज्यादा देगा, और अगर फोर्स ज्यादा देगा तो फोर्स का मतलब क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा। अगर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा a इक्वल्स टू v बाई टी, तो एक्सीलरेशन ज्यादा, इसका मतलब वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए ब्लड का वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। चलो, तो ये आर्टरी है और ये क्या है, वेन है, ठीक है। और ये क्या है, कैपिलरी है। इसका डायमीटर मैंने दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है, डायमीटर मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है हमारा, कैपिलरी, ओके। चलो, सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, मतलब सिमेट्री के बेस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है। कैसा सिमेट्री है, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब स्पॉन्ज बेचारे का कोई भी सिमेट्री नहीं है, जहां से भी तोड़ो वो एसिमेट्रिकली रहेगा बेचारा। यहाँ से तोड़ोगे एसिमेट्रिकल, यहाँ से तोड़ोगे एसिमेट्रिकल, मतलब दोनों पार्ट में कोई भी सिमिलरिटीज देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। एनी प्लेन that passes through the curve does not divide into equal halves, मतलब एक स्पॉन्ज ऐसा है,
यहाँ से काटोगे, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, ठीक है। देखने में दोनों पोर्शन सेम नहीं है, या जहां से भी काटोगे ये पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग दिखने में है ना। दो पोर्शन कभी भी सेम नहीं होगी, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, यानी कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जहां से भी काटोगे, जहां से भी काटोगे बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए जहां से भी काटोगे, ऐसा नहीं कि यहां से काट दिया, नहीं, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, जहां से भी काटोगे। देखो अगर यहां से काटोगे तो बॉडी इन्हीं दो पार्ट में टूट जाएगा, यहां से काटोगे तो बॉडी ये दो पार्ट में टूट जाएगा, और अगर यहां से काटोगे तो बॉडी क्या होगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। मतलब अगर रेडियस बराबर काटोगे, रेडियली सिमेट्रिकल यानी कि अगर रेडियस बराबर काटोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, दोनों पार्ट सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कौन क्या है इसका एग्जांपल, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्माटा। देखो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखो फर्स्ट लेटर सी है, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, ठीक है, और एकाइनोडर्मेटा के अंदर भी ई सी के जैसा ही दिखता है। तो याद रखना कि सी का मतलब क्या होता है, नियर अबाउट देखने में क्या होता है, गोला गोला, गोल गोल, और गोल गोल के अंदर ही तो रेडियस देखने को मिलता है। तो रेडियली सिमेट्रिकल किसका होता है, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्म। और एकाइनोडर्म में भी किसमें यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोगों को, देखो कि एकाइनोडर्म्स एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेजेस। एकाइनोडर्म में रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिलता है। एडल्ट एकाइनोडर्म में एक अलग सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो एकाइनोडर्म में चले जाओ तो यही तुम्हारा एक नीट का क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पे शायद तुम लोगों को दिया हुआ है, जितना कि मुझे पता है, ये देखो एडल्ट एकाइनोडर्म में रेडियली सिमेट्रिकल में देखने को मिलता है, बट लार्वा और बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इस बात को याद रखना, ये एक रिवर्स एवोल्यूशन का मेथड है कि जो रेडियली सिमेट्रिकल है जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन एडल्ट एकाइनोडर्म में जब तुम लार्वा में देखोगे वहां पे मोर एडवांस स्ट्रक्चर यानी कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल तुम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब अगर सेंट्रल एक्सिस एक ही एक्सिस से एक ही जगह से तुम लोग काटोगे तभी जाके दोनों डिफरेंट प्लेन यानी कि दोनों डिफरेंट हाफ में ये बॉडी टूट जाएगा। लेकिन एडल्ट में क्या होता है, जो रेडियल सिमेट्री है वो क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो एडल्ट में देखने को मिलता है, बट लार्वा में हायर ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग रिवर्स एवोल्यूशन बोलते हैं। कि एवोल्यूशन में जनरली क्या होता है, जब सामने जाओगे, एवोल्यूशन के साइड से सामने जाओगे, सामने की तरफ जाओगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे हायर लेवल पे ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल पे होता है। और एक एग्जांपल है एनिलिडा के अंदर, ठीक है, हमारा जो प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है, लेकिन एनिलिडा में क्लोज टाइप। जनरली क्लोज टाइप क्या होता है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलो, have this kind of body plan. Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right halves only in one plane, exhibit bilateral symmetry. मतलब जब एक ही प्लेन से अगर लेफ्ट या फिर राइट में तुम लोग एक ही प्लेन से अगर उस एनिमल को हाफ पोर्शन में तोड़ दो तो वो लोग बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएगा। चलो, आज का क्लास ज्यादा मतलब ज्यादा खींचते नहीं है ना, आधे घंटे का क्लास ही रखते हैं। कल हम लोग और आधे घंटे देखें डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सेगमेंटेशन और नोटोकॉट को खत्म कर देंगे, क्योंकि एक ही दिन में तुम लोगों को पढ़ना भी होता है। तो अगर छोटा छोटा वीडियो होगा तुम लोगों को पढ़ने का मोटिवेशन नहीं होगा कि सर आज आधे घंटे का ही एक लेक्चर देखना है और इतना ही कवर करना है। इतना पढ़ो पहले और इसको याद रखो। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इस पार्ट का जो आखिरी पोर्शन है वो खत्म करेंगे, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में घुसेंगे, ठीक है। तो चलो आज इतना नहीं पढ़ते हैं, आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। चलो, आई एम शुगर सर हियर, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।
और जो प्लांट किंगडम का जो लेक्चर का जो नोट्स है तुम लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। नीट का मेंटोरशिप का बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, बहुत जल्दी उसके लिए वीडियोस आ रहे हैं और इस चैनल में तुमको नीट के गाइडेंस से फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगा बहुत ही जल्दी। उसका भी वीडियोस मैं जल्दी ही बना रहा हूँ, कल ही या फिर परसों ही तुम लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। कैसे नीट में वो प्लान्स कैसे फॉलो करें सर जो कि आपने फॉलो किया था, तो वो मैं और जो कि मैं अपने जो 1000+ स्टूडेंट्स आज तक मैंने जो पढ़ाया है उसका भी एक नॉलेज तुम लोगों को दे सकूं। ठीक है, चलो, आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ।